ओके डे फास्ट यूनिवर्सिटी का एक और बड़ा अच्छा फास्ट पेपर का सवाल है. मैन डिस्ट्रीब्यूट इज प्रॉपर्टी टू इज थ्री सन्स A, B and C in the ratio of 2:3:5 respectively. If B gets 1,50,000, what amount does C gets? अगर B ने इतना अमाउंट गेट किया है तो C कितना गेट करेगा. तो बड़ा अच्छा सवाल है. A भाई और भाई B और C रेशो 2:3:5. अब B ने अगर 1,50,000 रुपये लिए हैं डॉलर बोल के, क्या बात है यार, क्या तो C कितने लेगा. तो देखो B का ये जो 1,50,000 का हिस्सा है कितने यूनिट के बराबर है. 3 यूनिट. देखो ना, A को आए 2 यूनिट, B को आए 3 यूनिट, C को 5 यूनिट. तो 3 यूनिट 1,50,000 डॉलर के बराबर है. और हमसे पूछ रहे हैं C के यूनिट. C के कितने यूनिट है. 5. तो बड़ा सिंपल है, 1,50,000 B के यूनिट है तो B के यूनिट 3 से इसको डिवाइड कर दो और जिसके यूनिट चाहिए उससे हमेशा मल्टीप्लाई कर दो. C के यूनिट 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो. अब 1,50,000 को जब 3 से डिवाइड करोगे बड़ा सिंपल है यार, 50,000 आएगा. 50,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बड़ा सिंपल है. कितना आ जाएगा. 2,50,000. आंसर पर 2,50,000. देखो लिखो इन द रेशियो, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 4:5. हाँ जी, लड़के और लड़कियों का रेशियो है 4:5. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हो सकते हैं. क्या 20, 40, 45, 50. बड़ा टेक्निकल सवाल है. देखो रेशो है 4:5. तो 4 और 5 का सम क्या होता है. 9. क्लास में स्टूडेंट्स जो भी होंगे वो किससे डिवाइड होंगे. 9 के टेबल से. तो क्या 29 के टेबल से डिवाइड होता है. नहीं. धुरफिट्टेमो. 40 होता है. नहीं. धुरफिट्टेमो. 50 होता है. ये भी धुरफिट्टेमो. तो सिर्फ एक बचा जो कि 9 से डिवाइड होता है और वो क्या है 45. तो आंसर होगा 45. बेहतरीन मेथड होता है धुरफिट्टे. नो फैमिली ऑफ 6 पीपल इज मैरोन्ड ऑन एन आइसलैंड एंड इज इनफ फूड फॉर 30 days. आफ्टर 10 days 2 men drown. हाउ लॉन्ग आफ्टर दिस अनहैप्पी इवेंट वुड द रिमेनिंग फूड लास्ट द रिमेनिंग पीपल. जनाब 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 देखो रेशो 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट. यहाँ कहानी कुछ ऐसी है कि 6 आदमी जजीरे पे थे और 30 दिन का खाना था. लेकिन अफसोस 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 10 दिन के बाद 2 आदमी बेचारे डूब गए. तो रिमेनिंग आदमियों के लिए खाना कितने दिन तक बचेगा. है ना. देखो मैन की और डेज की हमेशा होती है इन्वर्स रिलेशन. जितने ज़्यादा मैन होंगे उतने कम दिन तक खाना चलेगा और कम मेहनत हो ज़्यादा दिन चलेगा. तो शुरू में 6 लोग थे. ठीक है. तो खाना चलता 30 days. लेकिन फिर क्या हुआ, 10 दिन के बाद 2 लोग डूब गए. कितने दिन के बाद. 10 दिन के बाद. अब कितने लोग रह गए. 4 लोग, क्योंकि 2 डूब गए. तो खाना कितने दिन तक चलेगा. बड़ा टेक्निकल सवाल है. देखो 30 में से कितने दिन गुजर गए थे. 10 दिन, यानी रह गए थे 20 दिन. सिंपल सी बात है. अगर 6 लोग रहते तो खाना कितने दिन चलता. 20 दिन. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 2 लोग डूब गए, 4 लोग रह गए. अब खाना कितने दिन तक चलेगा. तो इसको मैं नाम दे दूंगा डे 2 जो मुझे चाहिए. याद रहे इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है. जो इनिशियल बात है भाई 10 दिन हो गए ना. 10 दिन के बाद कितने लोग रह गए. 4 लोग. ठीक है. ये हमारा M2 हो गया. और देश कितने बचते 20 दिन में से. अगर ये 6 के 6 लोग रहते लेकिन इन 6 लोग नहीं रहे, 4 रह गए, तो अब कितने डेज लगेंगे. सो फार्मूला इज़ वेरी सिंपल. M1D1 इक्वल टू M2D2. M1 की जगह 6, D1 की जगह 20, M2 4, D2 चाहिए. मैथ्स के रूल के तहत 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5, 6 5 30. तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 30 days. तो बड़ा अच्छा सवाल है. पेंटिंग विद डायमेंशंस 5 feet into 8 feet is to be
when you edit it, if the smaller side of the painting is reduced to 6 inches, what will be the length of the longer side? बड़ा प्यारा सा कि देखो पेंटिंग है जिसकी डायमेंशन 5x8 फीट है, और अगर स्मॉलर साइड जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं हम 6 इंचेस तक, तो बताओ लॉन्गर साइड कितनी होगी? तो डायमेंशन दी हुई है इन्होंने 5 फीट और 8 फीट। ऑफ कोर्स साफ दिख रहा है कि ये वाली होगी स्मॉलर साइड, और लार्जर साइड क्या हो जाएगी भाई? 8 फीट। तो कह रहे हैं स्मॉलर साइड को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं 6 इंच, तो बताओ लार्जर साइड क्या होगी? अब इसका मतलब क्या है कि शुरू में दिया हुआ है फिट में, और हमें कन्वर्ट किसको करना है? इंचेस में। तो इसके इंचेस कितने देख लो, एक फिट में 12 होते हैं, 5 12 60। तो इसका मतलब है कि 60 इंचेस बन गए 10 इंच, 60 इंच बन गए 10 इंच। बड़ा सिंपल है, 10 इंच बन रहे हैं 1 इंच के बराबर। आओ देखते हैं 8 फिट में कितने इंच होते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 12 96। ठीक है, जब 60 इंच को हम 6 इंच ले रहे हैं यानी 10 पे, तो 96 को सिंपल 10 से डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा 9.6 इंच। बड़ा प्यारा सवाल है, दोबारा समझो। पेंटिंग की डायमेंशन है 5 फीट इंटू 8 फीट। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मतलब एक छोटी सी कॉपी में ना बनाना चाह रहे हैं। तो अगर स्मॉलर साइड जो है पेंटिंग की हमने रिड्यूस कर दी 5 फीट से 6 इंच, तो बताओ लॉन्गर साइड कितनी होगी? 5 फीट का लगभग 60 इंच, 60 इंच इसको बना दिया हमने 6 इंच, यानी 10 इंच को 1 इंच। तो 8 फीट का लगभग 96 इंच, 96 से 10 से डिवाइड कर देना। स्कूल बॉय 1.4 मीटर टॉल्स cast a shadow 1.2 meter long at the same time when the school building cast a shadow 5.4 meter long. Find height of the building. यार बड़ा अच्छा सवाल है। एक लड़का जिसकी हाइट 1.4 मीटर है, उसका शेडो 1.2 है, ठीक है जी। तो फिर कह रहे हैं कि स्कूल बिल्डिंग जिसकी हाइट 5.4 मीटर है, शेडो दे रही है, शेडो 5.4 मीटर का दे रही है, तो बताओ उस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? ये टॉपिक है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशो और प्रोपोर्शन का ताल्लुक किससे होता है? देखो ना, अगर 5 से 20 रुपए के हैं, तो बताओ 10 से कितने के हैं? ये चीज़ होती है रेशो एंड प्रोपोर्शन। यानी 1.2 मीटर शेडो तब आएगा जब ओरिजिनल हाइट कितनी होगी? 1.4 मीटर। और 5.4 मीटर शेडो कब आएगा? जब ओरिजिनल हाइट कितनी होगी, ये पूछो। तो देखो थोड़ा सा अरेंज करते हैं। 1.4 को 14 लिख दो, इसको 12, डेसिमल हटा दो, थोड़ी आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। 12 यूनिट बराबर है 14 यूनिट के। अच्छा, 12 और 14 का रेशो 2 के टेबल से काटो तो ये आ रहा है 6:7। 6 यूनिट बराबर किसके? 7 के। अब 5.4 को भी 54 ले लो, ठीक है। अब 6 और 54 कितने टाइम का फ़र्क है? 9 टाइम का। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? 54। तो 7 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 9 से, यानी कि 63। ये भी कर सकते हो कि 54 को पहले 6 से डिवाइड करो, ठीक है, रेशो निकालने का तरीका बता रहा हूँ। 9 7 सा 63। तो अब हमने तो डेसिमल हटाया था, शुरू में तो डेसिमल था, तो आंसर 63 नहीं बल्कि कितना होगा? 6.3 मीटर, ठीक है। दोबारा से समझ लो पूरा शुरू से, बड़ा प्यारा सवाल है कि अगर 1.4 मीटर किसी की हाइट है तो उसका शेडो 1.2 है, लेकिन अगर किसी का शेडो, एक बिल्डिंग का शेडो 5.4 है, तो बताओ ओरिजिनल हाइट कितनी होगी? तो हम देखेंगे जो रेशो यहाँ पे वही रेशो इधर होना चाहिए। 1.2 1.4 को मैंने डेसिमल हटा के 12 और 14 कर दिया, 12 और 14 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे थे, यानी ये रेशो 6 है तो ये 7 होगा। तो 6 और 54 में रिलेशन क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाय 9 54। तो 7 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें 63। तो अगर 54 पे 63 है तो डेसिमल में 5.4 है, तो क्या हो जाएगा? 6.3 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। Certain number of men construct a house in 90 days. If 10 more men are hired, the time required drop to 60 days. How many men are there originally? शुरू में कितने मैन थे? हमें नहीं पता, हम उनको मान लेंगे x। डेज अलबत्ता 90 लग रहे थे। फिर क्या हुआ? कहीं से 10 आदमी और आ गए, तो 60 डेज़ में हो गया। अब बहुत आसान है भाई,
वही जो हमारा फार्मूला होता है M1D1 = M2D2। लगा दीजिए। M1 की जगह x, D1 की जगह 90, M2 की जगह x + 10, D2 की जगह 60। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। एक कैम्प में 25 आदमी हैं तो फूड कितने दिन के लिए चलेगा? 60 डेज़ के लिए। लेकिन हुआ क्या, 10 दिन के बाद 15 बिन बुलाए मेहमान आ गए। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है जी। अराइव कैम्प एंड फूड लास्ट फॉर x डेज। अब फूड x डेज तक चला, ये x की वैल्यू निकालनी है। देखो देखो देखो, बड़ा मज़े का साथ है। और 25 आदमी थे, फूड 60 दिन का था। 60 में से कितने दिन गुजर गए? 10 दिन, ठीक है। 10 दिन तक यही रहे, 25 आदमी। अब इसका मतलब है कितने दिन बचे? 50। अगर 25 आदमी रहते तो फूड 50 दिन चलता। इन सालों में कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि M1 तो 25 रहेगा, D1 पहचानने में लोग गलती करते हैं। देखो, जब भी इस तरह का साल हो गया, आफ्टर 10 डेज़ या इतने लोग आ गए या चले गए, तो D1 हम ये लेते हैं। 60 में से 10 दिन माइनस हो गए 50। ओके जी, अब क्या करना है? यहाँ फार्मूले में 25 रखा है, यहाँ 50। कितने आदमी और आए? 15। 25 और 15 40 आदमी। D2 की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेना यार। 37.5 आएगी ये, ठीक है। ओके डियर। इनवर्स रेशो का बड़ा अच्छा सवाल है। इन कैम्प 50 मैन हैव इनफ फूड फॉर 45 डेज। यानी कैम्प में 50 आदमियों के लिए 45 डेज़ का फूड है। सम ऑफ मैन लीव कैम्प, उन्होंने छोड़ दिया भाई। एंड फूड लास्ट फॉर 75 डेज, हाउ मैनी मैन लेफ्ट द कैम्प। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, शुरू में कैम्प में कितने आदमी थे? 50 आदमी थे। कितने दिन फूड चलता? 45 डेज चलता। लेकिन कुछ आदमियों ने छोड़ दिया तो 45 नहीं डेज 75 डेज चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। जितने आदमी कम होंगे उतने ज़्यादा डेज होते हैं, ये हम देख चुके हैं, इनवर्स रिलेशन। तो मेरे भाई D2 मेरा हो जाएगा 75। अब सवाल ये पैदा होता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा जी? M1D1 = M2D2। M1 तो मेरे पास 50 है, चलें जी, मसला हल हो गया। D1 45 है, D2 75 है। अब आखिरकार M2 क्या होगा? M2 होगा 50 - x, क्योंकि अब 50 में से x लोग चले गए तो कितने लोग बचे? x लोग बचे, ठीक है। और हमें x की वैल्यू ही चाहिए। तो डेयर, अब सीधी सादी बात है, 50 और 45 इधर है, 75 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये चीज़ 50 - x के इक्वल है। ये 15 के टेबल से घटा 3, यहाँ बचा 5, ये 10, 15 3 × 30, और फिर सब कुछ सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है जी। कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अब अच्छा देखो, एक तो ये ट्रिक थी। अब एक और बड़ी अच्छी ट्रिक अभी अभी ताज़ा बनी है, आजमत। डेज़ हो गए 45 से 75। देखो, 15 के टेबल से कट रहे हैं। पहले डेज़ का रेशो 3 था, अब 5। तो बताएं, मैन का रेशो उल्टा होगा। पहले 5 है तो अब होना चाहिए 3। पहले 50 थे तो अब कितने होने चाहिए? 30। भाई 50 और 30 का रेशो 5 और 3 का ही होता है। तो मेरे भाई 50 से 30 तो कितने कम हुए? 50 में से 30 माइनस कर दो, 20। अरे यही तो हमारा आंसर आया था। तो देखो, ये भी बड़ी अच्छी ट्रिक है। डेज 45 से 75 हुए, 15 के टेबल से काटो, यानी रेशो 3 से 5 होगा। तो मैन का रेशो 5 से 3 होगा, यानी 50 है तो 30 हो जाएगा, 500 है तो 300 हो जाएगा। चूँकि 50 थे, इसका मतलब 30 रह जाएंगे। 50 में से 30 रह गया, इसका मतलब कितने लोगों ने कैम्प छोड़ा? 20 लोगों ने बच्चों। जैसे कि वर्डिंग में सवाल है, इन कैम्प 30 मैन हैव इनफ फूड फॉर 40 डेज। इफ़ 10 मोर मैन जॉइन कैम्प, हाउ मैनी डेज विल फूड लास्ट? तो जी 30 डेज़ के लिए 30 मैंस के लिए फूड 40 दिन था। 10 और बढ़ गए, 30 और 10 कितने हो जाएंगे? 40। तो डेज अब कितने रह जाएंगे? हाँ जी, 30 मैन पे 40 डेज थे तो 40 मैन पे 30 डेज रह जाएंगे। यही फार्मूले में पुट कर देखो, एक बड़ी आसान ट्रिक है। अगर देखो, ये 30 और ये 40 था, यानी M1 30 था, D1 40 था। अब अगर D1 की वैल्यू M2 के बराबर हो तो यार आपको D2 की वैल्यू वही होगी जो M1 है। फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। D1 40 है, M2 40 है, तो M1 30 होगा तो D2 भी 30 होगा। किसी आदमी एक काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो कल को पूछ लें कि अगर आदमी कर लो 20
तो काम कितने डेज़ में होगा। ओके जी, वही इन्वर्स रिलेशन है। अब एक तरीका तो है कि भाई 80 और 30 का प्रोडक्ट 2400, तो M2 और D2 का प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए 2400। M2 20 है, D2 इससे निकलाएगा भाई, ये जाके उधर डिवाइड होगा, D2 निकलाएगा आपका 120। एक तरीका ये भी था, देखो मैन 4 टाइम्स कम हो रहे हैं 80 से 20, तो 4 टाइम बढ़ रहे हैं 30 से 120। चाहो तो इस फार्मूले से भी निकाल सकता हूँ। अभी हम बिल्कुल देखो बेसिक सवाल कर रहे हैं, हर टॉपिक में हम यही करते हैं, बेसिक से स्टार्ट लेके फिर बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन। बात कर रहे हैं इन्वर्स रेशो की। फ़र्ज़ करो एक काम करने के लिए 40 आदमी चाहिए और वो काम 10 दिन में करते हैं, तो बताओ 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहली बात तो ये कि डायरेक्ट रेशो नहीं बल्कि ये होगा इन्वर्स रेशो, क्योंकि जितने ज़्यादा आदमी होंगे काम उतने कम दिन में होगा। और अगर हम आदमी कम कर रहे हैं, 40 से कितने आदमी कर दिए 20 आदमी, तो काम अब ज़्यादा दिन में होगा। देखो शुरू में 40 आदमी थे, 10 दिन थे। M1 D1 यानी ये कहलाती है वर्किंग कैपेबिलिटी। 40 × 10 यानी टोटल वर्क था 400। अब M2 और D2 भी 400 के इक्वल होंगे। अगर M2 बराबर 20 के तो D2 क्या हो जाएगा 400/20 यानी कि 20। तो भाई D2 20 आ गया। दूसरे लफ्ज़ों में देखो कि आदमी अगर आधे हुए तो डेज़ क्या होगा डबल होगा। जी हाँ, 40 से 20, 10 से 20। ये चीज़ कहलाती है आपकी इन्वर्स रिलेशन। इन सवालों को हम इन फार्मूलों से करते हैं। M1 D1 = M2 D2। देखिए 2 numbers are in ratio of 4:5. If difference between these number is 24, find the numbers. बड़ा अच्छा सवाल है। 2 नंबर्स में फ़र्क कितने का है 24 का। रेशियो क्या है 4 और 5, तो नंबर क्या होंगे 40 और 50। रेशियो तो भाई 4:5 आ रहा है, लेकिन क्या 24 का डिफरेंस है नहीं, धुर फट्टे मुँह 20 और 44 24 का फ़र्क आ रहा है, लेकिन क्या 4:5 का रेशियो है नहीं, धुर फट्टे मुँह 96 और 120 24 का फ़र्क आ रहा है। क्या 4:5 का रेशियो है? जी हाँ, 24 से कट जाएगा 4:5 का होगा, यही होगा आंसर। एक और ट्रिक भी हो सकती थी कि देखो रेशो दे रहे हैं 4:5 और कह रहे हैं कि इनमें फ़र्क है 24 का। अब देखो 4 और 5 में कितने यूनिट का फ़र्क है, 1 यूनिट का। भाई 4 और 5 1 नंबर का फ़र्क होता है ना, यानी 1 यूनिट 24 के बराबर है। तो 4 यूनिट कितने के बराबर होंगे 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 96। 5 यूनिट कितने के बराबर होंगे 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 120। तो बहुत ट्रिक्स होती हैं मेरे पास, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने की मेहनत करो यार जी। 1 माइल बराबर होता है 8/5 किलोमीटर के, तो बताएं 1 किलोमीटर कितने माइल के इक्वल होगा। वेल अब बड़ी दिलचस्प बात होगी कि उल्टा रिलेशन हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5/8 माइल। अगर 1 माइल में 8/5 किलोमीटर हैं तो 1 किलोमीटर में होंगे 5/8 माइल। 1 इंच मैप पर 1 इंच 5 माइल के बराबर है, तो बताओ 3/4 फीट कितने माइल्स के बराबर होंगे। तो देखो पहले तो 3/4 को किस में कन्वर्ट करो, इंच में, 12 से मल्टीप्लाई करके। ये कैंसिल होगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 3/4 फीट 9 इंच के बराबर है। अब देखो अगर 1 इंच 5 माइल के बराबर है तो 9 इंच 5 9 45 माइल्स के बराबर हो जाएगा। सिंपल से सवाल था कि 1 इंच 5 माइल के बराबर है, तो उन्होंने थोड़ी चालाकी कर दी थी 3/4 फीट। तो पता होना चाहिए कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, उसकी मदद से हमने रिलेशन निकाली। रेशियो इन प्रोपोर्शन का बड़ा प्यारा सवाल है। 3 होल 1/3 to 2 होल 1/4 का रेशो क्या होगा। तो देखो 3 3 9 + 1 10, ये हो जाएगा 10/3। 4 2 8, 8 + 1 9, 9/4। अब मैथ्स के रूल के तहत ये सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होती है, दोनों आपस में होती हैं। जी हाँ, ये रूल होता है ना यार। डी ऊपर जाके ए से मल्टीप्लाई होता है और ये बी और सी आपस में होते हैं। तो कर दो यार, 4 10 40, 3 9 27, आंसर 40/27। सॉल्व करने के 1 2 से ज़्यादा तरीका इसलिए बताता हूँ ताकि जहन में रहे। 3 numbers are in ratio of 3 4 8 and sum of these number is 975, find the number। एक तो ये तरीका है कि ऑप्शन लो, इनको प्लस करके देखो कि भाई 975 आ रहा है या नहीं आ रहा, रेशो 3 4 8 है। एक और तरीका भी होता है कि देखो पहला नंबर है 3 ऊपर रखा, 3 4 8 का सम नीचे, उससे डिवाइड किया 3 को इन सब के सम से, तीनों रेशो के सम से मल्टीप्लाई किया 975 से। फिर दूसरा नंबर 4 है, 4 ऊपर रखा, 3 4 8 का सम 975, ऐसे ही 8 रखा,
जो हमने 2 नंबर वाला सॉल्व किया था 4 और 5, उसको भी ऐसे ही हो सकता था। 4 ऊपर रखते हैं, 4 और 5 का सम नीचे रखते हैं, 5 ऊपर रखते हैं, 4 और 5 का सम नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 27 से। इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ही। 2 numbers are in ratio of 4:5 and sum of these number is 27. Find the numbers. रेशियो 4:5 होना चाहिए। तो अंदाज़ हो गया इसमें बेहतरीन तरकीब होती है ऑप्शन मेथड या दूरफिट्टे मुँह मेथड। 8 और 10 का माना कि रेशियो 4:5 है, लेकिन क्या सम 27 होता है? नहीं ना, दूरफिट्टे मुँह। 10 और 17 का सम 27 होता है, लेकिन रेशो क्या ये 4:5 होता है? हरगिज़ नहीं होता, ये भी दूरफिट्टे मुँह। 12 और 15 का सम 27 होता है। क्या 12-15 का रेशियो 4:5 होता है? ये भी होता है। डन इट, दिस इज़ योर आंसर। ऑप्शन वाले ट्रिक ख़ास तौर पे उस वक्त बहुत काम आती है जब बहुत सारी वैल्यू हैं, जैसे कि A/B का 2:3, B/C का 4:5, C/D का 6:7। अब इतने ऑप्शन दिए ना, अब देखो 16 और 24, क्या रेशियो 2:3 आता है? बिल्कुल जी आता है। 24 और 30, क्या रेशियो 4:5 आता है? बिल्कुल आता है। क्या 30 और 35, क्या रेशियो 6:7 आता है? बिल्कुल आता है। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, करेक्ट ऑप्शन से हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ये वाला है। A और B का रेशियो है 3:4, B और C का 8:9। तो बताओ ABC का रेशियो कैसे होगा? तो 1 साल हम पहले कर चुके हैं। बेहतरीन तरकीब होती है ऑप्शंस मेथड। एक ऑप्शन है 6, 8, 9, एक है 12, 16, 24, 30। 6 और 8 कट के आएगा 3:4। यस जी, और 8, 9 तो है, यही है। चलो इसे भी चेक करते हैं। 16, 24, 2:3, 24 और 30, 12:15। ये नहीं है, धुरफिट्टे मुँह। पोर्शन का टॉपिक हम कर रहे हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है। A और B का रेशियो है 2:5, B और C का रेशियो है 3:4। तो ये तो बताओ कि ABC का रेशियो क्या होगा। अब देखो एक तरीका, बड़ा 2 मेथड से बता देता हूँ। A और B का 2:5 था, इसके नीचे लिख दिया। B और C का 3:4 था, इसके नीचे लिख दिया। अब देखो ट्रिक क्या है, यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6। फिर यहाँ तो क्रॉस होगा ही नहीं, अब ये दोनों आपस में होंगे, 3 5 ज़ा 15। फिर ये 4 5 ज़ा 20। हर बार देखो ये नीचे वाला इससे, फिर इससे, फिर ज़ाहिर है ये वाला इससे, और तरतीब से 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है ऑप्शन से काम चलाया। 6 और 15, हाँ भाई रेशियो 2:5 होना चाहिए। क्या 6 और 15 का रेशियो 2:5 होता है? बिल्कुल होता है जी, 3 के टेबल से कट जाए। फिर 15 20 रेशियो 3:4 होना चाहिए जी, बिल्कुल है। यही हमारा आंसर है। बाकी को चेक कर लेते हैं। 2:5 ही था, लेकिन आगे होना चाहिए था 3 और 4 का रेशियो नहीं है भाई, धुरफिट्टे मुँह। 6 और 8, हाँ जी इनका रेशियो तो 3:4 है, लेकिन शुरू में होना चाहिए था 2:5, नहीं, धुरफिट्टे मुँह। इस मेथड को हम धुरफिट्टे मुँह मेथड भी कहते हैं। 4 7 11, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई उस जैसा, पूरे का पूरा धुरफिट्टे मुँह। ऐसे देखने की जरूरत नहीं थी जब पहला ऑप्शन करेक्ट था। बड़ा प्यारा सवाल है। ओवर वंस थ्राइविंग हाई स्कूल नेचर क्लब इज़ नाउ डैश। मतलब कभी हमारा थ्राइविंग का मतलब होता है बहुत ही औसम चलता हुआ, इज़ नाउ डैश द प्रोग्राम्स हैव हैड टू बी कैंसिल ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट। मेरे भाई अभी जैसे कि BSL एक साथ हो गया एकदम कोरोना के चक्कर में, तो देखो एक क्लब था बड़ा अच्छा चलता था, थ्राइविंग मीन ऑसम भाई। देखिए ना बहुत सारे वर्ड याद हो जाते हैं इसमें। ये क्या होता है, टेस्ट कम्प्लीशन कहलाता है या सेंटेंस कम्प्लीशन, ठीक है। GRE में इसको टेस्ट कम्प्लीशन का नाम देते हैं, या जो नॉर्मल हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या जो दूसरी जगहों की पढ़ाई होती है उसमें सेंटेंस कम्प्लीशन का नाम देते हैं। यार क्या वर्ड आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शंस को हम देख रहे हैं, लेकिन पहले कुछ मतलब समझ में आ रहा है। जी हाँ, कि क्लब कभी बड़ा अच्छा चलता था। अब देखो वंस का मतलब है कि था, अब नहीं। और साहब कह रहे हैं कि अब प्रोग्राम ख़त्म हो गए, सपोर्ट हो गए, तो क्या हो गया, इज़ नाउ। अब ये क्या है, आज बड़ा डैश है, तो साफ अंदाज़ा हो रहा है कि कोई अच्छे सेंस में नहीं आ रहा होगा। इन्हीं के बाद शायद बहुत बुरा है, ठीक है, बहुत ख़राब हो चुका है। तो पहला वर्ड है डिफेक्ट, इसके मीनिंग तो मैं भी बाद में डिस्कस करूँगा। फिर एक्सटेंड, रिसर्जेंट, बर्गेनिंग, रेनोवेटेड। तो पहले एक्सटेंड को देख लें, स्टिल इन एग्जिस्टेंस। अगर एग्जिस्टेंस में आज भी होता, आज भी अच्छा चल रहा होता, तो भाई क्या ज़रूरत है, यह तो नहीं हो सकता ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में रिसर्जेंट, रिवाइविंग का मतलब होता है दोबारा से
फल फूल रहा है, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा। ऑप्शन डी में बर्गनिंग, जिसकी मीनिंग होती है ग्रोइंग, नहीं भाई ग्रोइंग होता तो फिर रश होता। और रिनोवेटेड, रीडेकोरेटेड, रीडेकोरेट करते फिर भी कोई फर्क पड़ता। तो ये 4 ऑप्शन तो नहीं है। मैंने क्यों बात बताई कि देखिए फर्स्ट करें आपको डिफेंड के मीनिंग नहीं भी पता तो बाकी 4 की मीनिंग से गौर कर लो। वो नहीं हो सकता तो डिफेंड ही हो सकता है। ऐसे डिफेंड के मीनिंग क्या होते हैं? नो लॉन्गर वर्किंग, या अगर वर्क भी कर रहा है तो बिल्कुल बेकार स्टाइल में कर रहा है, भौंडे स्टाइल में कर रहा है, यही वजह है कि चल नहीं पा रहा। मैन वर ड्रॉन इन द सी, तो देखो मैनी आ जब भी आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट होता है तो याद रखो कभी भी वर्ब की प्लूरल फॉर्म नहीं होगी, हमेशा क्या होगी? सिंगुलर फॉर्म। इसका आंसर क्या होगा? मैनी अ मैन वॉज ड्रॉन इन द सी। अब देखिए क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल, क्या सही है? बताए सही लग रहा हो? सेंटेंस करेक्शन बहुत टेक्निकल चीज़ है इंग्लिश में, क्योंकि देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आप ये देखो कि सब्जेक्ट पूरे का पूरा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आर वेरी स्मॉल, तो क्या ये आर यहाँ पे आना चाहिए? अच्छा नीचे देखें, अ नंबर ऑफ बुक्स इज मिसिंग, या इज दिया हुआ है। चक्कर क्या है? देखिए अगर नंबर ऑफ से पहले द होगा तो नाउन ही के बाद, नाउन सारे स्टूडेंट्स है, आपके पास हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ आर की जगह इज हो जाएगा। लेकिन जब आ नंबर से स्टार्ट हो, आ नंबर ऑफ, फिर नाउन के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब होना चाहिए, इसकी जगह आर हो जाएगा। मैनी अ मैन वर ड्रॉन इन द सी, तो मैनी अ मैन वर्ब की जगह क्या हो जाएगा? वॉज ड्रॉन इन द सी। मैनी अ मैन वॉज ड्रॉन इन द सी। रूट्स के बाद ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में हम बना लेते हैं वर्ड्स को, जैसे कि स्टबोन के मीनिंग होते हैं ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। इम्प्लेसेबल, अपनी जगह से ना हटने वाला। एक बहुत पुराना ड्रामा आया था PTV पे, वारिस, और चौधरी साहब का जो किरदार था कि जी डैम वहाँ बन रहा होता है और वो कहते हैं मैं अपनी हवेली नहीं छोड़ूंगा, और हवेली के अंदर ही रहते हैं, डैम का पानी भी छोड़ जाता है, तो बस वो हाथ से अपनी पगड़ी ऊँची कर जाते हैं। तो ऐसे लोग इम्प्लेसेबल। इनएक्सोरेबल, यानी कि भाई जिनमें ज़रा भी लचक ना होती हो, एक बार जो बात कह दी तो कह दी। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है लाइक जिनकी हम बात होती है कि ज़ुबान ना पत्थर की लकीर होती है, यानी कि कभी तब्दील नहीं होगी। इन ट्रांजिशन, जो लोग यू टर्न नहीं लेते हैं उनको कहा जाता है इन ट्रांजिशन। ऑब्टूरेट, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। ये क्या होता है कि आप कह रहे हो भाई किसी को कि कोई पानी में नहा रहा है, आपने किसी बच्चे को मना किया भाई नहीं नहाओ, वो ज़िद्दी और ज़्यादा गहराई में जा रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऑब्टूरेट। यानी ज़िद्दी तो देखें सारे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो ज़िद्दी हो जाएगा ऑब्टूरेट, जी हाँ, वो और ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा है। ऑब्स्टिनेट, दूसरों की बात पर वो इतराज़ को बिल्कुल रद्द कर देना, सिरे से ना मानना। रिजल्ट से ट्रेंड, हर दफ़ा नए नए कोई ना कोई ठड्डे करने का शौक, जिद में, फालतू में लड़ाई झगड़ा। रिफ्रैक्टरी, जिनकी आदत बहुत ही बुरी होती है। रेनिडेंट, ऑब्स्टिनेट भी ऑफ कोर्स इसी में आता है। अनटूवर्ड और वैक्सिंग, ये सब जिद्दी हटदरम। तो इस ज़मीन में से कोई एक वर्ड आ जाएगा, फर्ज करें स्टबोन आ जाएगा, कहेंगे कि इसका साइनोनिम, और वहाँ हो सकता है या तो ऑब्टूरेट दिया हो, ऑब्स्टिनेट दिया हो, इंट्रांसेशन दिया हो। कल कला को ये भी आ सकता है कि वर्ड में से इम्प्लासेड आ जाए और अनटूवर्ड या वैक्सिंग या रेनिडेंट इसका साइनोनिम दिया हो। तो ये ग्रुप्स को आपने याद रखना है, करना है बरकरार। क्रेड की मीनिंग टू बिलीव या ट्रस्ट, तो अगर बड़ी इंपॉर्टेंट रूट है क्रेड, CRED, क्रेड। जहाँ क्रेड आ जाए किसी वर्ड में तो बिलीव की मीनिंग कहीं ना कहीं आएंगे किसी ना किसी तरह से, बिलीव या ट्रस्ट के। पहला वर्ड है इनक्रेडिबल, और अक्सर हमें पता है, हमेशा नहीं, कि इन आते ही मामला वर्ड के क्या हो जाते हैं? उलट जाते हैं। तो क्रेड के मतलब होते हैं बिलीव, तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल। तो क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है थिंग प्रोवाइडेड बेसिस फॉर बिलीफ। थिंग प्रोवाइडेड बेसिस फॉर बिलीफ, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम बिलीव करेंगे ना,
कोई ना कोई थिंग। जी बिल्कुल। क्रेडो, फार्मूला ऑफ बिलीफ, फार्मूला ऑफ बिलीफ। क्रेडिबिलिटी, विलिंगनेस टू बिलीव, विलिंगनेस टू बिलीव। क्रेडिट, ट्रस्टवर्दीनेस, क्रेडिट, ट्रस्टवर्दीनेस। कह रहे इन कैम्प 25 men have enough food for 40 days. After 16 days 10 men left camp and food lasts for X days. तो X की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बड़ा वही 25 आदमी अगर खाते रहते फूड 40 दिन चलता, लेकिन 16 दिन के बाद 10 men चलेगा, चलो अच्छी बात है, अब ज़्यादा दिन चलेगा। 16 बोले तो 40 में से 16 माइनस करें 24, यानी ये D1 होगा, ये बात बता चुका हूँ। लीव या अराइव में M1 तो 25 ही रहेगा, यहाँ फार्मूले में यहाँ 25 या 24। अब कितने लोग चले गए? 10 आदमी थे, कितने 25 आदमी, तो अब कितने रह जाएंगे? 15 आदमी। D2 की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल जी आ जाएगी, निकालिएगा और ये बता देता हूँ आंसर आएगा 40। अब देखिए एक और तरीके से भी हो सकता था। आदमी कितने हुए? 25 से 15, यानी यार 5 के टेबल से काटें तो रेशो 5 से 3 हुआ, और आदमियों का रेशो 5 से 3 हो रहा है तो डेज़ का रेशो 3 से 5 होगा। अब ये जो 3 रेशो है कितने के बराबर है? 24 के। तो 24/3 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 40, ऐसे भी 40, यानी जो मेथड आसान लगे यार। ज़्यादा ट्रिक इसलिए बताता हूँ कि भाई जो मेथड आसान लगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखो बहुत आराम से बता रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। ये इन्वर्स रिलेशन के भी बिल्कुल हमने क्या किए, बेसिक स्ट्रॉन्ग किया आपके।